हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशन इंडिया। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें जो भी हम लोग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, पहला टॉपिक होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन इन मूविंग चार्ज। और तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो है कैपेसिटेंस, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। तो इन सारे टॉपिक से हमारे पास आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि जेईई मेंस के रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले टॉपिक के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलते हैं अब पहले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट देखिएगा कि पहले क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि कंसीडर अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हमारे पास जो सिस्टम है उसमें पॉजिटिव चार्ज का एक सिस्टम है, काफी सारे पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं। एक सिस्टम है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारे। अब हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इस चारों में से सही है। तो अगर चारों ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना है। तो अगर हमारे पास मान लेते हैं कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? नेट पोटेंशियल होगा हमारे पास, वो होगा एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल देख लिया, ऐसे ऐसे सब सारे चार्ज की वजह से पोटेंशियल देख लूंगा और सबको ऐड कर देंगे। तो नेट जो हमारे पास पोटेंशियल होता है सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण वो होता है के क्यू आई डिवाइडेड बाई आर आई का समेशन। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में देखेंगे हमारे पास के पॉजिटिव वैल्यू है और क्यू आई पॉजिटिव दे रखा है, यानी कि चार्ज हमारा जितने भी चार्ज है सारे क्या है? पॉजिटिव है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये डिस्टेंस से नीचे ये भी पॉजिटिव होगा। तो पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, यानी कि वी नेट तो हमारा क्या होगा? हमेशा वी नेट हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि नेट पोटेंशियल हमारा हमेशा पॉजिटिव चार्जेस के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब वो कितना भी हो सकता है। दूसरा हमें कमेंट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो हो सकता है? क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज का सिस्टम है तो जीरो हो सकता है क्या? ऐसा कोई एग्जांपल आप सोच पा रहे हैं? तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक कंसीडर कर लेते हैं कि अगर एक स्फेरिकल सेल है और इसके ये कंडक्टिंग है, तो इस पे कहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? इसके सरफेस पे। इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मान लिया कि क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और क्यू पॉजिटिव है, तो आप यहां पे देखो, अगर इसके सेंटर पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जीरो। बट यहां पे जो वी नेट आएगा, वी नेट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज का सिस्टम हो तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जीरो हो सकता है, लेकिन नेट पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होगा। तो अब ऑप्शंस मैच करा लेते हैं। पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि नेट पोटेंशियल कैन नॉट बी जीरो एट ए पॉइंट बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो एट दैट पॉइंट। तो ये ऑप्शन हमारा सही है और बाकी ऑप्शन भी आप देखोगे। दूसरे ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो नेट पोटेंशियल कैन बी जीरो, नेट पोटेंशियल तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि चार्जेस हमारा पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में आप देख लेते हैं, इसमें बोल रहा है कि नेट पोटेंशियल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जीरो हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल तो जीरो नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। अब अगला जो ऑप्शन है उसमें बोल रहा है कि नेट पोटेंशियल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हमारे पास ये एग्जांपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं बोल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ए ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इन स्पेस इज गिवन बाय दिस। पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है एक्स के टर्म में। हमें क्या कमेंट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 1, 0, 3। तो हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानते हैं। अगर कंजर्वेटिव फील्ड हो तो कंजर्वेटिव फील्ड का पोटेंशियल हम लोग कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर होगा वो होगा माइनस डीवी बाई डी एक्स आई कैप, डीवी बाई डी वाई जे कैप और डीवी बाई डी जेड के कैप। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही पोलर कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल किस में दे रखा है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो हम लोग इसमें लिखना प्रेफर करेंगे। अब देखो सिर्फ x का फंक्शन है तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा? ये और ये क्या हो जाएगा? जीरो। अब इसको सिर्फ x के टर्म में डिफरेंशिएट कर लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास x के फंक्शन में, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा -6x और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? आई कैप में। अब कहां पे निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड? इस पॉइंट पे।
तो इसमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारे पास -6 वोल्ट/मीटर, और इसकी डायरेक्शन होगी आई कैप। ठीक है, तो अब ऑप्शन मैच करा लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 6 सिर्फ दो ऑप्शन में है। अब देखो इसमें बोल रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसमें बोल रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो कौन सा आंसर सही होगा हमारे पास? डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है हमारे पास टू थिन कोएक्सियल रिंग्स, यानी कि दोनों का एक्सिस सेम है। ठीक है, एक्सिस सेम लाइन पे लाई कर रहा है और रेडियस दोनों की ए है। पहले वाले को चार्ज दे दिया प्लस क्यू, दूसरे वाले को चार्ज दे दिया माइनस क्यू। ठीक है, अब हमें उन दोनों के बीच का सेपरेशन एस दे रखा है, तो हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस एट द सेंटर ऑफ दिस टू रिंग्स। तो इसके लिए हम लोग पहले दो रिंग बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक रिंग है, ठीक है, और इसी का एक्सिस, जिस लाइन पे इसका एक्सिस है उसी लाइन पे एक और रिंग है, उसका भी एक्सिस लाई कर रहा है। ठीक है, दोनों का बीच का सेपरेशन क्या है? सेंटर का, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है एस। इसका रेडियस ए, इसकी भी रेडियस ए। ठीक है, अब पहले वाले रिंग को हमने चार्ज दिया पॉजिटिव चार्ज क्यू, तो इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिखा देते हैं पॉजिटिव चार्ज क्यू, इस पे है माइनस का क्यू। हमें क्या निकालना है? इसके सेंटर पे पोटेंशियल और इसके सेंटर पे पोटेंशियल का डिफरेंस। तो इसको कुछ देर के लिए मैं 1 मान लेता हूं, इस पॉइंट को कुछ देर के लिए 2 मान लेता हूं। तो V@1 कैसे लिखते हैं हम लोग? V@1 कैसे लिखेंगे? इसके वजह से पोटेंशियल होगा कुछ, इसके वजह से कुछ पोटेंशियल होगा। तो इसके वजह से कितना पोटेंशियल होगा? K प्लस Q, और सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ए डिस्टेंस में, तो KQ/A। ठीक है, अब रिंग के एक्सिस पे हम लोग पोटेंशियल लिखना जानते हैं। रिंग के एक्सिस पे कैसे पोटेंशियल लिखते हैं? KQ/ इस चार्ज का यहां से डिस्टेंस, यानी कि √A² प्लस S²। ठीक है, सिमिलर वे में हम लोग V2 लिखेंगे। V2 कैसे लिख सकते हैं आप? V2 के लिए भी सेम ऐसा ही यूज करेंगे, इसके वजह से लिख लेंगे और इसके वजह से लिख लेंगे। तो माइनस का KQ/A प्लस इसके वजह से, इस फर्स्ट वाले रिंग के वजह से 2 पे पोटेंशियल, यानी कि प्लस KQ/√A² प्लस S²। अब हमारे पास V1 का एक्सप्रेशन आ गया है, V2 का एक्सप्रेशन आ गया है। पूछा क्या गया है? V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 क्या होगा? दोनों को हटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा V1 माइनस V2 का वैल्यू 2KQ आ जाएगा। इसको कॉमन ले लिया, बच जाएगा यहां से 1/A, और यहां से बच जाएगा माइनस में √A² प्लस S²। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ रहा है। अब K की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। K की वैल्यू का क्या होता है? 1/4πε0। तो हमारे पास आ जाएगा Q/2πε0 ब्रैकेट में 1/A नेगेटिव ऑफ √A² प्लस S²। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास एग्जामिनर पूछना चाह रहा था वो आ चुका है। अब इसको मैच करा लेते हैं ऑप्शन से। तो नीचे आ रहा है 2πε0 का फैक्टर, नीचे आ रहा है 2πε0 का फैक्टर 2 में आ रहा है सिर्फ, और बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ऑप्शन डी मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा गया था कि आप लोग रिंग की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस एक्सिस पे कैसे लिखोगे और फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लेना है। तो पहले दोनों के वजह से दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल लिख लिया और उनका डिफरेंस ले लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट, इसमें दे रखा है दो कंसेंट्रिक मेटेलिक हॉलो स्फीयर। कैसा स्फीयर है? कंसेंट्रिक है, यानी दोनों का सेंटर सेम होगा। ठीक है, पहले वाले की रेडियस कैपिटल R, दूसरे वाले की रेडियस 4R। अब कैपिटल R वाले को हमने चार्ज दे दिया Q1 और बड़े वाले रेडियस को दे दिया Q2। तो ये सिस्टम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास मान लिया कि R रेडियस का है, कंडक्टिंग है, और एक और है जिसकी रेडियस है 4R। तो इसका रेडियस कितना है? R। इसका रेडियस कितना है? 4R। ठीक है, अब अंदर वाले को चार्ज हमने कितना दिया? Q1, तो इसको चार्ज देते हैं Q1। अब आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए अगर Q1 चार्ज है तो इस यहाँ पे अगर आप गॉसियन सरफेस को कंसीडर करोगे तो वहां पे नेट चार्ज इसके अंदर 0 होना चाहिए। तो Q1 इसको दिए हो तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? माइनस का Q1। ठीक है, अब दूसरे वाले स्फीयर का नेट चार्ज है Q2,
तो नेट चार्ज Q2 होना चाहिए, यहाँ पे माइनस Q1 दे दिए हैं, तो इसको बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा Q1 प्लस Q2, तभी तो नेट चार्ज Q2 होगा। ठीक है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ऐसा निकल गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ छोटे वाला स्फीयर माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बड़े वाला स्फीयर। तो V ऑफ R निकाल लेते हैं। क्या निकालना है, V ऑफ R, छोटे वाले स्फीयर का पोटेंशियल। तो छोटे वाले स्फीयर का पोटेंशियल आप लोग कैसे लिखेंगे, हमें ये पता है कि इस छोटे वाले स्फीयर के अंदर हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल लिखो या फिर यहाँ का पोटेंशियल लिखो, सब सेम होंगे। सबसे आसान क्या है कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल लिख ली, क्योंकि सेंटर से अगर देखोगे तो ये चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस यहाँ पे पोटेंशियल लिख लेते हैं, तो इसके वजह से लिखेंगे Q1 वाले के कारण, तो K Q1 बाई स्मॉल r। इसके वजह से लिख लो K Q1 बाई दूरी कितनी है 4r। आप इसके वजह से लिख लो K Q1 प्लस Q2 बाई 4r। ठीक है, छोटे वाले स्फीयर का पोटेंशियल हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग लिखेंगे बड़े वाले स्फीयर का पोटेंशियल। बड़े वाले स्फीयर का पोटेंशियल एक कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब भी कोई कंडक्टर हो तो आउटर सरफेस का पोटेंशियल लिखने के लिए सिर्फ बाहर वाला चार्ज का कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ इसके वजह से है, तो आप एक्सटर्नल चार्ज को इन्फिनिटी से मूव कराते हुए लाओगे तो सिर्फ इसका फील्ड काम करेगा, तो सिर्फ इसके वजह से पोटेंशियल आएगा। तो V ऑफ कैपिटल R क्या हो जाएगा हमारे पास, K Q बाई इसकी रेडियस K Q1 प्लस Q2 बाई 4r। दोनों का पोटेंशियल हमारे पास निकल चुका है। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है, तो VR माइनस V ऑफ 4r, इसको इससे घटा देंगे तो कुछ जो कैंसिल हो रहे होंगे पहले टर्म K Q1 बाई 4r, ये टर्म और ये टर्म तो दोनों में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं K Q1 बाई R माइनस K Q1 बाई 4r, ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये आ गया हमारे पास 3/4 टाइम्स ऑफ K Q1 बाई R। ठीक है, K के टर्म में ऐसा आ गया। अब क्वेश्चन में K की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो K के जगह पे क्या डाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो ऑप्शन मैच कर रहा है ऊपर 3 आएगा और नीचे 16 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया था कि अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर हो तो उसके वैसे अलग अलग जगह पे पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं, इसको सीखना था। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसकी रेडियस 3a है, इस पे चार्ज Q प्लेस्ड है और इस रिंग को XY प्लेन में रखा गया है, सेंटर ओरिजिन पे है। ठीक है, अब एक पॉजिटिव चार्ज Q है जो कि इसकी तरफ Z एक्सिस पे मूव कर रहा है, स्पीड दे रखा है v, और इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट है z बराबर 4 है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है डाटा उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग मान लेते अपना एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा और ये z एक्सिस होगा। तो हमारे पास जो रिंग होगा वो सेंटर पे है, इसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे, और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है 3 है। ठीक है, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज Q, तो इस पे टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, Q चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब एक पॉइंट चार्ज को कहाँ पे रखा, Z बराबर 4a पे, तो Z बराबर 4a कहाँ पे होगा, कुछ ये होगा Z बराबर 4a। यहाँ पे एक चार्ज रखा जिसकी मास कितनी है स्मॉल m और चार्ज है Q, इसको वेलोसिटी दे दिया सेंटर की तरफ, इसको वेलोसिटी दे दिया सेंटर की तरफ v। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि इस v का मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना हो ताकि ये ओरिजिन पे पहुंच जाए। ओरिजिन को कुछ देर के लिए मैं O से डिनोट कर दे रहा हूँ। तो इसको आप कितना स्पीड दोगे कि जस्ट ये यहाँ पे पहुंच जाए, जस्ट ओरिजिन पे पहुंच जाए। तो जस्ट ओरिजिन पे पहुंच जाने के लिए यहाँ पे आते आते इसका स्पीड क्या हो जाना चाहिए, जस्ट 0 हो जाए। यहाँ पे स्पीड जस्ट इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब कि लगभग यहाँ पे आते आते इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो हमारे पास पहला पॉइंट ये है
और दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में क्या कर देंगे, टोटल एनर्जी कंजर्व कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट पे हम लोग टोटल एनर्जी लिख लेते हैं। तो इनिशियल पॉइंट पे इसका टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल इनटू इसका चार्ज। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे लिखोगे, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल हम लोग का होगा, रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल लिखना जानते हैं, के क्यू बाई क्यू की वैल्यू स्मॉल क्यू है, सॉरी क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू बाई दूरी कितनी है, तो √4a² प्लस 3a², तो आ जाएगा हमारे पास 5a। यहाँ पे पोटेंशियल लिख लिया इनटू चार्ज क्यू। तो इनिशियल पॉइंट जहां से हमारा चार्ज स्टार्ट कर रहा है वहां का टोटल एनर्जी लिखा जा चुका है। अब हमारा फाइनली हमारा चार्ज मूव करते 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 कहां पे आ रहा है, ओरिजिन पे। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे V0 है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल लिखो, तो k q बाई 3a इंटू क्यू। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व कर ले तो हाफ mv² बराबर k² बाई a, 1/3 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2/15। तो हमारे पास v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, v की वैल्यू 4πε0 के टर्म में दे रखा है, तो इसको लिख लेते हैं 4q² बाई 15a m इंटू 4πε0। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, v² की वैल्यू इतनी है, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, √ऑफ दिस क्वांटिटी। तो दो को बाहर बुला लेते हैं और m को भी बाहर बुला लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं √2/m, और बाकी जो क्वांटिटी है उसको अलग रूट में कर लेते हैं क्योंकि आंसर हमारा इस टर्म में दे रखा है। तो इधर बच जाएगा 2/15 q² m पाई a∈0 की पावर हाफ। ठीक है, और कुछ टर्म छोटा तो नहीं, ऊपर आ जाएगा 2q² 15 m पाई a∈0। तो हमारा जो आंसर है इस टर्म में दे रखा है। अब हम लोग आंसर को मैच कर लेंगे। तो आंसर आप जब मैच करोगे तो बाहर आ रहा है 2/m, अंदर आ रहा है 2/15, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज इतना था कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का कैसे लिखते हैं, और इसमें मैकेनिक्स को इन्वॉल्व करा दिया कि अगर किसी एक पॉइंट से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दूंगा मैं v स्पीड से, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए आप कैसे सोचोगे। तो इसमें टोटल एनर्जी को कंजर्व कर दिया क्योंकि एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। तो स्टूडेंट देखेंगे जो हमारे पास जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दे रखी है, ax प्लस b आई कैप। a की वैल्यू गिवन है 20 SI यूनिट और b की भी वैल्यू 10 दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि x बराबर 1 पे पोटेंशियल है v1 और x बराबर 5 पे पोटेंशियल है v2। हमें निकालना है v1 माइनस v2 क्या होगा। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो होता है dv बराबर माइनस ऑफ E.dr का इंटीग्रल। ठीक है, अब हम लोग dv का वैल्यू क्या ले लेंगे, किन किन पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, 1 और 2 के बीच में। तो 2 से लेकर के 1 तक, तो हमारे पास आ जाएगा v1 माइनस v2 का वैल्यू, माइनस में इसका कोऑर्डिनेट डाल देंगे। जो दूसरा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x बराबर -5 दे रखा है, x बराबर क्या है -5 है, तो x बराबर -5 से लेकर के 1 तक। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 20x प्लस 10 इंटू dx। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा v1 माइनस v2 बराबर माइनस ऑफ, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 20x²/2 प्लस 10x का लिमिट डालना है -5 से लेकर के 1 तक। तो v1 माइनस v2 जो हमारे पास आएगा वो होगा माइनस ऑफ 10x² में इसकी लिमिट डालोगे आप तो 1 माइनस 25 दैट विल बी माइनस ऑफ 24 प्लस 10x, x की लिमिट डालेंगे -5 से 1
तो हो जाएगा 10 इंटू 6। तो अंदर वाला जो क्वांटिटी आ रहा है माइनस वो आ रहा है -240 प्लस 60, यानी कि -180। एक माइनस बाहर ही बैठा हुआ है तो हो जाएगा 180 वोल्ट। तो हमारे पास जो V1 माइनस V2 का जो वैल्यू आया वो कितना हो जाएगा 180। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे रखा था और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पूछ ली। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जनरल एक्सप्रेशन ये होता है dV बराबर E डॉट dA। अब जिन दो पॉइंट्स का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है उसको ऐसे हम लोग लिमिट डालते हैं, पहले वाली को ऊपर डालेंगे अपर लिमिट, और जिससे डिफरेंस देखना है उसको हम लोग डालेंगे लोअर लिमिट पे। कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट किया और हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगले सवाल में हमारे पास दे रखा है कि टू डाइपोल्स एट ए एंड बी, ये दो पॉइंट्स है, यहाँ पे दो डाइपोल्स रखे हुए हैं। पहले वाले का डाइपोल मोमेंट हमें दे रखा है -4QA, डायरेक्शन है आई कैप। दूसरे वाले का भी डाइपोल मोमेंट दे रखा है। अब इन दोनों को एक्स एक्सिस पे प्लेस किया गया है, एक्स एक्सिस पे प्लेस किया गया है। दोनों के बीच का सेपरेशन r प्रोवाइडेड है। हमें निकालना क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए एट विच बोथ ऑफ प्रोड्यूस सेम पोटेंशियल, कि इन दोनों डाइपोल से, पहले वाले डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे जाएं ताकि दोनों के वैसे जो पोटेंशियल हो सेम हो। तो मान लेते हैं हम लोग यहां से नेगेटिव में चलते हैं, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चल लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लिया P, इसका डिस्टेंस मान लिया x से, ए वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या मान लिया x। तो इसके यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो ए की वजह से और बी की वजह से, दोनों की वजह से पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सबसे पहले हम लोग अपने डाइपोल को दिखा लेते हैं। डाइपोल को कुछ ऐसे दिखा लेंगे। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट किधर है, माइनस ऑफ आई कैप में। डाइपोल मोमेंट है हमारा यहाँ पे ऐसे रखा हुआ, ये है हमारा DA, डाइपोल ऑफ ए। यहाँ पे एक और डाइपोल रखा हुआ है, एक और डाइपोल रखा हुआ है, इसकी भी दिशा माइनस आई कैप में है, तो ये हो गया हमारे पास DV। अब इन दोनों डाइपोल्स की वजह से यहाँ पे इस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो दोनों सेम है। तो इसके वजह से एक की वजह से पोटेंशियल क्या लिखेंगे हम लोग, पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या होता है, K रो बाई R स्क्वायर। तो K रो के DA डाइपोल ऑफ A बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है इससे, x का स्क्वायर। ये हो जाएगा K रो ऑफ B यानी कि DV डाइपोल B डिवाइडेड बाई डाइपोल B से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डाइपोल B से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस x का स्क्वायर, R प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, अब डाइपोल को देख लेते हैं। डाइपोल मोमेंट कितना है, डाइपोल मोमेंट जो DV है उसका 2 गुना हमारा डाइपोल मोमेंट A है, यानी कि DV को हम लोग 2 टाइम्स DA लिख सकते हैं। तो K DA बाई एक्स स्क्वायर बराबर K 2 टाइम्स ऑफ DA बाई R प्लस x का होल स्क्वायर। तो ऊपर से क्या क्या चीज कैंसिल हो रहे हैं, K कैंसिल हो जाएगा, DA कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो हमारे पास दोनों तरफ अगर रूट लेंगे तो इधर बच जाएगा 1 बाई एक्स बराबर रूट ऑफ R प्लस एक्स, और दोनों तरफ रूट लिए हैं तो प्लस माइनस भी आ जाएगा। एक बार प्लस लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। प्लस लेकर के सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारे पास R प्लस एक्स बराबर में √2 ऑफ x। तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू आ रही है, x क्या है हमारा, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो r बाई 1 माइनस √2 आएगा, √2 माइनस 1, √2 माइनस में 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, r बाई √2 माइनस 1। तो x की वैल्यू कितना आना चाहिए, r बाई √2 माइनस 1। और कुछ r बाई √2 माइनस 1 आ रहा है। तो r बाई √2 माइनस 1 किस ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास, सी ऑप्शन में। तो हमारा इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेगेटिव लेकर के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव से ही हमारा आंसर मैच कर जा रहा है। तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो कोई एक ही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा सी ऑप्शन मैच कर गया, इसका आंसर सी होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि 3 कंसेंट्रिक मेटल सेल्स A B C, तीनों का रेडियस है A B C और तीनों में ये रिलेशन है, B इज ग्रेटर देन C,
एंड सी इज ग्रेटर देन बी, ऐसा रिलेशन दे रखा है। इनके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पहले वाले के पास है प्लस सिग्मा, दूसरे वाले के पास है माइनस सिग्मा, तीसरे वाले के पास है प्लस सिग्मा। तो हमें पोटेंशियल ऑफ सेल बी निकालना है। तो हमारा जो सिस्टम है वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा है। सिस्टम कुछ ऐसा है कि एक छोटा वाला स्फीयर है ए रेडियस का, इसके बाहर है बी रेडियस का, एक और स्फीयर है सी रेडियस का, इसका रेडियस है ए, इसका रेडियस है बी, इसका रेडियस है सी। ठीक है, इसके पास है प्लस सिग्मा, इसके पास है प्लस सिग्मा, इसके पास है माइनस सिग्मा, इसके पास है प्लस सिग्मा। ठीक है, तो पोटेंशियल हमें किसका निकालना है? बी का। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। तो बी का पोटेंशियल लिखोगे तो अंदर वाले के वजह से तीनों के वजह से लिखेंगे, इसके वजह से ए के वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, बी के वजह से भी खुद यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, और सी वाले जो बाहर वाला स्फीयर है उसके वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा। तो तीनों के वजह से पोटेंशियल को लिख लेंगे, वही हमारा नेट पोटेंशियल होगा। तो वी भी आप क्या लिखेंगे? तीनों के वजह से अलग अलग पोटेंशियल लिख लेंगे। तो इसके अंदर वाले के वजह से लिख रहे हैं, सॉरी, ये वी ऑफ बी निकालना है, वी ऑफ बी। तो वी ऑफ बी कैसे लिखेंगे? अंदर वाले चार्ज के वजह से लिख लेते हैं। तो अंदर में के चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, और इससे दूरी कितनी है? अंदर वाले स्क्वायर के वजह से दूरी कितनी है यहाँ से इसके सेंटर से? बी। तो ये हो जाएगा इसके वजह से, अंदर वाले चार्ज के वजह से पोटेंशियल लिख लिया। अब इसके वजह से, इसके खुद के वजह से पोटेंशियल कितना होगा? तो होगा के क्यू कितना होगा? माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बाई डी। ठीक है, इसके वजह से पोटेंशियल लिख लिया, इसके वजह से पोटेंशियल लिख लिया। अब बाहर वाले के वजह से पोटेंशियल लिख लेंगे। तो बाहर वाले के वजह से पोटेंशियल कितना होगा? के चार्ज कितना होगा इसका? सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर, और दूरी है सी। तो नेट पोटेंशियल जो होगा वीबी का वो ऐसा होगा। अब के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा ए स्क्वायर बाई बी, और नीचे बच जाएगा एक एप्सिलॉन नॉट। ये होगा हमारे पास सिग्मा बी बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा सी बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो इधर बच जाएगा हमारे पास सी, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी। तो हमारे पास जो नेट पोटेंशियल आ गया बी का, बी के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर है, अंदर है सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, और बाहर है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये काफी एक अच्छा क्वेश्चन था जेईई मेंस का, जिसमें कि हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है 3 कंसेंट्रिक मेटेलिक सेल्स का, और किसी एक के सरफेस पे पोटेंशियल लिख लिया। तो पोटेंशियल लिखने का जो सिंपल जो आइडिया है कि एक इंडिविजुअली सबके वजह से पोटेंशियल लिख लिया और उसको ऐड कर दिया। तो इसके वजह से पोटेंशियल यहाँ पे लिख लिया, इसके वजह से पोटेंशियल लिख लिया, और इसके वजह से पोटेंशियल लिख लिया, और तीनों को ऐड कर दिया। तो हमारे पास जो नेट आंसर जो आना चाहिए वो आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में हमारे पास दे रखा है कि पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा कुछ फंक्शन है। अब बोल रहा है कि Vz डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स एंड वाई। ठीक है, जो कि इससे क्लियर दिख रहा है एक्सप्रेशन से कि हमारा जो पोटेंशियल है वो एक्स और वाई पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ जेड पे डिपेंड कर रहा है। अब क्या बोला जा रहा है कि इफ दिस पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय कांस्टेंट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि रो की वैल्यू क्या होगी? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट, यानी कि रो की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू रो नॉट भी दे रखी है, रो नॉट, यानी कि रो नॉट है, रो नॉट। अब हमें निकालना है विच इज स्प्रेड ओवर अ सर्टेन रीजन। तो हमें निकालना है कि इस चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले जो हमारा जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल मॉड के फॉर्म में दे रखा है। तो मॉड को पहले ब्रेक करके लिख लेते हैं Vz का वैल्यू। तो Vz का वैल्यू कुछ ऐसे लिख लेंगे हम लोग। जेड की वैल्यू जब मॉड जेड माइनस 1 से कम है तो हमारे पास जो है 30 माइनस 5z स्क्वायर। ये कब? जब जेड की वैल्यू कहां से कहां तक है?
जेड कंस्टिट्यूट ऑफ -1 से लेकर के 1 तक, मोड को ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास जेड जब ग्रेटर देन 1 है, जेड जब ग्रेटर देन 1 होगा तो मोड जेड जब ग्रेटर देन 1 है तो कुछ ऐसा फंक्शन है 35 माइनस 10 जेड। तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट में। इसको लिख लेंगे 35 माइनस 10 ऑफ माइनस जेड, जब हमारा वैल्यू कहां से कहां तक है, जेड कहां से कहां तक है, -इन्फिनिटी से लेकर के -1, ठीक है। क्योंकि मोड जेड का वैल्यू नेगेटिव होगा तो मोड हमारा -जेड से खुलेगा, ठीक। अब हमारे पास क्या दे रखा है, इसका एक और डेफिनेशन होता है कि -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी के लिए हमारा जेड पॉजिटिव होगा तो जेड सीधा मोड जेड सीधा जेड से खुल जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 35 माइनस 10 टाइम्स ऑफ जेड, कब, जब जेड की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो इन्फिनिटी तक हो, ठीक है। तो हमारे पास वीजेड का जो वैल्यू है वो 3 डेफिनेशन है मोड को ब्रेक करके। पहले वाले केस में मोड को आप जब ब्रेक करोगे तो ये स्क्वायर है तो सीधा यही आ जाएगा 30 माइनस 5 जेड स्क्वायर। दूसरे वाले केस में ये मोड कैसे खुलेगा, -इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी से -1 के लिए मोड जेड -जेड से खुल गया। अब जब 1 से इन्फिनिटी होगा तो जेड पॉजिटिव होगा तो जेड मोड जेड सीधा जेड से खुल जाएगा। तो हमारे पास पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है। अब पोटेंशियल से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे आप लोग, -dV/dz, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी, तीनों फंक्शन को पीसवाइज डिफरेंशिएट कर लेंगे अलग अलग जेड की डेफिनेशन के लिए। तो हमारे पास पहले में आ जाएगा -10z, सॉरी माइनस प्लस 10z हो जाएगा, 10z कब, जब जेड की वैल्यू -1 से 1 है, जेड -1 से 1। दूसरे में आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये प्लस जेड आ रहा है तो -10 आ जाएगा, -10 कब, जब जेड -इन्फिनिटी से -1 है। अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 10z। अब प्लस का 10 कब, जब जेड हमारा 1 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 रीजन में, इस रीजन में कुछ अलग तरीके से है, इस रीजन में कुछ अलग है, इस रीजन में कुछ अलग है। तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, एक रीजन बना लेते हैं अपना। मान लिया ये जेड एक्सिस है, ये क्या है हमारा जेड एक्सिस। अब तीनों पॉइंट मार्क कर लेते हैं, एक क्या है -1 और 1, -1 यहाँ पे होगा कुछ और 1 यहाँ पे होगा कुछ, ठीक है। हमारे पास 3 रीजन है, ये हमारा ऐसा रीजन बना लेते हैं, ये क्या है 1 है और ये क्या है -1, ठीक है। तो जब जेड की वैल्यू -1 से कम है, जेड की वैल्यू जब -1 से कम है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, निगेटिव ऑफ जेड एक्सिस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर है, इधर, -10 इधर है। जब जेड की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर है, प्लस जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या है, प्लस में। अब जब जेड की वैल्यू -1 से 1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर कुछ भी हो सकती है। मान लेता हूं मैं, पॉजिटिव में ही मान लेता हूं, ये क्या है 10z। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है। अब हम लोग को निकालना क्या है, इसमें चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ को यूज कर लेते हैं। तीनों जगह पे एक एक गॉसियन सरफेस लगा करके बना करके देख लेते हैं कहाँ पे हमारा चार्ज डेंसिटी होगा। तो पहले केस में हम लोग यहाँ पे, इस केस में इधर हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना लिया, सिलेंड्रिकल है, इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है। तो इस पे नेट फ्लक्स आप लिखोगे, नेट फ्लक्स लिखोगे इस वाले पे, इस रीजन में, तो क्या लिखेंगे हम लोग 10 नेट फ्लक्स। इससे क्या हो जाएगा, जितना इससे अंदर की तरफ फ्लक्स आ रहा होगा उतना ही बाहर की तरफ फ्लक्स आ रहा है। तो इसमें नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा 5 0। 5 को क्या लिखे, 5 क्या होता है हमारे पास, Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास Q इनक्लोज्ड 0। तो Q, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो चार्ज डेंसिटी भी क्या आ जाएगा हमारे पास
रो नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगा 0। यानी कि जहां भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे कोई भी चार्ज डेंसिटी नहीं आ रहा है, यहाँ पे रो नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर भी हमारे पास चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब इस रीजन की बात कर लेते हैं। तो इस रीजन में भी हम एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट मान लिया z और इसकी थिकनेस मान लिया dz, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा z प्लस dz और एरिया कुछ देर के लिए a मान लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब गॉस लॉ को लगाओगे तो क्या होगा, इधर वाले से पॉजिटिव फ्लक्स और इधर वाले से नेगेटिव फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स हमारे पास जो आ जाएगा फाइनेट की वैल्यू तो आएगा 10z प्लस dz, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वाले सरफेस पे इंटू a माइनस 10z इंटू a। इस वाले सरफेस पे फ्लक्स लिख लिया जो कि इतना होगा, और लेफ्ट वाले सरफेस पे फ्लक्स लिख लिया, इस पर नेगेटिव होगा क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहाँ पे नेट फ्लक्स इतना आ जाएगा। तो नेट फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका यहाँ का डेंसिटी मान लिया रो, तो इसमें चार्ज कितना होगा रो इंटू इसका वॉल्यूम a इंटू dz बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारे पास यहां से जो रो की जो वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास रो की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट। तो रो नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 10 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है वहां पे जो रो नॉट की वैल्यू कितनी है 10 एप्सिलॉन नॉट। तो हर एक रीजन में पूरे स्पेस में जो हमारा जो चार्ज ऐसे वेरी करेगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है वहां पे चार्ज डेंसिटी 0, जहां पे चार्ज वेरिएबल है वहां पे 10 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ भी 0। तो हमारे पास जब मोड की वैल्यू, मोड जेड की वैल्यू ये वाला है तो यहाँ पे कितना आ रहा है रो नॉट, और इस केस में क्या आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में क्या आ रहा है चार्ज डेंसिटी हमारे पास 0। तो ऑप्शन से अगर हम लोग मैच कराए तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये हमारे पास काफी बढ़िया सा एक सवाल था जिसमें जेड को मोड के टर्म्स में दे रखा था। सबसे पहले हम लोगों ने मोड वेट कर लिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया और रीजन बना लिया कि कहाँ पे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और तीनों जगह पे एक गॉसियन सरफेस लगा करके, गॉसियन सरफेस कंसीडर करके फ्लक्स देखा। फ्लक्स से यहाँ पे हमारे पास चार्ज कोई अंदर नहीं आ रहा था, तो जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ का चार्ज डेंसिटी भी 0 होगा। सिमिलर प्रोसेस, सेम प्रोसेस हम लोग इस गॉसियन सरफेस के लिए किए। यहाँ पे नेट फ्लक्स लिखा और इसको चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट कर दिया, तो नेट फ्लक्स इस सरफेस पे और इस सरफेस पे ही आएगा, इसके कर्व सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं हो रहा होगा। तो नेट फ्लक्स हमारे पास इतना आ जाएगा, इसको लिख लिया चार्ज इनक्लोज, तो यहाँ पे डेंसिटी मान लिया रो नॉट इंटू इसका वॉल्यूम हो जाएगा इस गॉसियन सरफेस का a इंटू dz डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास रो नॉट की वैल्यू आ गई 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है 25 i कैप प्लस 30 j कैप। हमें क्या पूछा गया है कि अगर पोटेंशियल ओरिजिन पे 0 मान ले तो हमारे पास पोटेंशियल इस कोऑर्डिनेट पे क्या हो जाएगा। तो हमारे पास dv की जो वैल्यू होती है, dv क्या होता है, dv क्या होता है हमारे पास माइनस ऑफ ई डॉट dr का इंटीग्रल। कहां से कहां तक जाना है, 0.0,0 से लेकर 2,2 तक जाना है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल हो जाएगा v2,2 माइनस v0,0, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है 25 i कैप प्लस 30 j कैप, 30 j कैप, और dr वेक्टर हो जाएगा हमारे पास dx i कैप dy j कैप। ठीक है, और कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक जा रहा है 0,0 से लेकर के 2,2 तक। ठीक है, तो हमारे पास इसकी पोटेंशियल क्या दे रखी है, ओरिजिन की पोटेंशियल क्या है 0, तो इसको 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा v ऑफ 2,2 बराबर इसका इंटीग्रेशन, तो हमारे पास आ जाएगा ये इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 25 इंटू dx का इंटीग्रेशन होगा तो x 25x, ये क्या आ जाएगा 30y, और इसका लिमिट जा रहा है 0,0 से लेकर के 2,2। तो वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा ये 25 इंटू 2 50 प्लस 30 इंटू 2 60
और एक बाहर माइनस में है, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 110 वोल्ट। तो पोटेंशियल हमारे पास 2,2 जो पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल निकालना है, वहां पे हमारे पास जो पोटेंशियल निकल के आया वो आया माइनस 110 वोल्ट। तो माइनस ऑफ 110 वोल्ट, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। काफी बेसिक सा क्वेश्चन था। इसमें हमें क्या निकालना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। अगर ये रिलेशन हमें पता है तो आसानी से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला जा सकता है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि हमारे पास कि ओरिजिन का पोटेंशियल 0 मान लो, तो ओरिजिन का पोटेंशियल को हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर इसका पोटेंशियल दिया होता कुछ फाइनाइट वैल्यू, तो कुछ फाइनाइट वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते तो भी आंसर हमारा आ जाता। चलते हैं अगले सवाल पे। जो हमारे पास जो अगला सवाल है उसमें दे रखा है कि फॉर अ स्फेरिकल बॉल, बॉल कैसा है, स्फेरिकल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द बॉल वेरीज विथ आर, यानी कि अंदर का पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हमें ऐसा दे रखा है जहां पे ए बी कांस्टेंट है और आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि रो की वैल्यू निकालना है। रो की वैल्यू क्या होगा, तो मान लेते हैं कि स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, इसका सेंटर ये है। अब इससे आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है, किसी आर दूरी पे, सेंटर से आर दूरी पे जो पोटेंशियल है वो दे रखा है v बराबर 2ar² प्लस बी, यहाँ पे ए बी कॉन्स्टेंट है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ dv बाई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आर कैप, ठीक है। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ 2ar, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ रहा है आर कैप में, यानी कि इस बॉल की वजह से किसी आर दूरी पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड 2ar होगा और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन, इधर की तरफ होगा। ऐसा ही आप इधर आते तो इधर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इधर की तरफ होगा, यहाँ पे इधर की तरफ होगा, यानी कि रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को अगर गौर से देखें तो क्या आ रहा है, सम कांस्टेंट इनटू आर। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से होता था हमारे पास, अगर कोई सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, लीनियर रिलेशन आता था। इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी में लीनियर रिलेशन आता था। क्या आता था इलेक्ट्रिक फील्ड, रो आर बाई 3 ε0 और इसकी डायरेक्शन होती थी आर कैप। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये दोनों हमारे सिमिलर एक्सप्रेशन है, बस रो बाई 3/ε0 की जगह पे -2a आ गया है। तो रो की जगह पे हम लोग रो बाई 3/ε0 को अगर हम लोग -2a के बराबर कर दे तो जो चार्ज डेंसिटी जो आ जाएगा हमारे पास -6a/ε0। तो चार्ज डेंसिटी हमारे पास कितना आ गया, -6a/ε0। अगर इस रो में -6a/ε0 अगर डाल दे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल है वो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से। तो चार्ज डेंसिटी हमारे पास इसमें कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है -6a/ε0। तो हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी जो प्रोवाइडेड है इसमें वो क्या है, λ/a/ε0। तो लैम्डा की जगह पे क्या आ गया, 6 आ गया। तो लैम्डा की जगह पे क्या हो जाएगा, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज सिस्टम है सेंटर्ड एट ओरिजिन, और इसके वजह से हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास जब स्मॉल आर की वैल्यू r0 से कम है तो ऐसा है, जब स्मॉल आर की वैल्यू r0 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है -dv/dr। तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कब, जब स्मॉल आर की वैल्यू r0 से कम है, ठीक है। सिमिलर वे में आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी q/4πε0r², ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्मॉल आर की वैल्यू r0 से कम है तो 0 है,
जब स्मॉल आर की वैल्यू आर नॉट से ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा Q/4πε0 है। तो ऐसा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन पहले पढ़ चुके हैं कि जब कोई स्फेरिकल चार्ज सेल है, अगर इस पे हम लोग Q दे देते थे, इस पे अगर हम लोग Q चार्ज प्रोवाइड करते थे, अगर इसका रेडियस R0 है तो इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा वैसे लिखा जाएगा, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा। तो ये किसके वजह से लिखा गया, ये किसके कारण ये पोटेंशियल हो सकता है, ऐसे एक सिस्टम के कारण। तो ये जो सिस्टम है वो ऐसा पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकता है और ऐसा चार्ज ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये हमारा जो सिस्टम होगा वो ये हो जाएगा। तो इसके वजह से हमारा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। तो हमारा जो चार्ज सिस्टम है वो ऐसा है। तो अब हमें क्या देखना है कि विद इन R बराबर 2R0 टोटल चार्ज इनक्लोज क्या होगा Q, कि अगर कोई 2R रेडियस का 2R0 रेडियस का अगर हम लोग सरफेस को स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करें तो इसमें कितना चार्ज होना चाहिए Q। तो ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में कि Q चार्ज होना चाहिए, जो कि सही भी है। अगर हम लोग 2R0 रेडियस का एक स्फीयर को कंसीडर करें तो उसमें Q चार्ज आ रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस है R बराबर R0 पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड R0 से पहले इधर है 0, R0 के बाद जस्ट R0 से ज्यादा पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q/4πε0 R0 का स्क्वायर। तो सही बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड R0 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ये भी सही है। अब क्या दे रखा है, चार्ज इज ओनली प्रेजेंट एट R बराबर R0, कि चार्ज हमारा सिर्फ R बराबर R0 पे प्रेजेंट है, तो ये भी सही ऑप्शन है। और डी ऑप्शन में दे रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज 0 फॉर R लेस देन R0, यानी कि स्फीयर के अंदर किसी भी दूरी पे अगर हम लोग एनर्जी को देखें, स्फीयर की दूरी मान लो कि हमने एक छोटा सा स्फीयर कंसीडर कर लिया जिसकी रेडियस स्मॉल है, तो इसके अंदर आप एनर्जी कैसे लिखेंगे, एनर्जी क्या होता है, यहाँ का एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और एनर्जी डेंसिटी क्या लिखेंगे, 12ε0 E² इंटू dV। ये हो गया हमारे पास छोटा सा एनर्जी। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास अंदर सारे जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, तो E का वैल्यू आप 0 रखोगे यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा अंदर में 0। अंदर में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो एनर्जी स्टोर भी अंदर में 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हमारा चारों ऑप्शंस जो है करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं आप अगले सवाल पे। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट दे रखा है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। सही ऑप्शन है कि कंडक्टर के अंदर, अगर मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है रैंडम शेप का, तो अंदर अगर मटेरियल फील्ड है तो अंदर हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0। तो हर एक जगह पे यहाँ पे हर एक जगह पे क्या होगा पोटेंशियल, V क्या होगा कांस्टेंट, V क्या होगा कांस्टेंट। जो पोटेंशियल अंदर होगा वो हर एक जगह पे सेम होगा और इस सरफेस पे भी सेम पोटेंशियल होगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है। अब चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द ए चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। ये भी ऑप्शन हमारा, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है सही है, क्योंकि अगर ये इक्विपोटेंशियल है, सारे पॉइंट क्या है इक्विपोटेंशियल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना पड़ेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये बेसिक से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जिसमें हमें देखना था कि पोटेंशियल क्या होता है कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर के अंदर हर एक जगह पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जस्ट एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर क्या होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो दोनों ऑप्शन हमारे, दोनों स्टेटमेंट्स सही हो जाएंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या दे रखा है कि एक कंडक्टिंग बबल है जिसकी रेडियस a है और थिकनेस क्या है t है।
एक कंडक्टिंग बबल है, बबल ले लिया एक, मान लो कि एक बबल है हमारे पास, इसकी रेडियस क्या है ए, और थिकनेस क्या है, थिकनेस को, ये थिकनेस काफी, ये थिकनेस है इसका, थिकनेस क्या दे रखा है टी, और ये रिलेशन दे रखा है कि टी इज वेरी मच लेस देन ए। अब ऐसा बोला गया है कि इसका पोटेंशियल क्या है, इसका पोटेंशियल क्या दे रखा है वी। इफ बबल कोलैप्स टू फॉर्म अ ड्रॉपलेट फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ड्रॉपलेट। अब ये कोलैप्स होता है, पहले क्या था, ये बबल है हमारा, ये बबल है, अब ये कोलैप्स होगा, अब एक ड्रॉपलेट बना लेगा छोटा सा, इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं आर, तो हमें इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है V2। मान लो इसको V2 मान लिया, इसको V1 मान लिया, इसको V ही रहने देते हैं, तो इसको मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V1। तो हमें क्या निकालना है, V1 क्या होगा, V1 क्या होगा। कैसे करेंगे इसमें, सबसे पहला जो हमारा बबल है, इसका जितना भी लिक्विड होगा वो यहाँ पे है, इसके सेल में कंसंट्रेटेड है, तो जब जैसे ये कोलैप्स होगा और ये फॉर्म होगा, तो इसका जो पहले वाला जो लिक्विड का वॉल्यूम था, अब वाला जो वॉल्यूम है, वो दोनों बराबर होगा। तो पहले लिक्विड की वॉल्यूम कितनी थी, इस सेल का वॉल्यूम ले लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर इनटू टी, पहले वाली लिक्विड की वॉल्यूम बराबर बाद वाली लिक्विड की वॉल्यूम। तो बाद में कितनी वॉल्यूम हो जा रही है, 4 पाई बाई 3 स्मॉल आर की पावर 10, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई, 3a स्क्वायर टी की पावर 1/3, ये आ गया स्मॉल आर का वैल्यू। यानी कि जब ड्रॉपलेट फॉर्म हो रहा है, उसका जो हमारा रेडियस है वो इतना होगा, ठीक है। ये तो आ गया वॉल्यूम, जो लिक्विड का जो पहले वॉल्यूम था वो अब बाद वाला वॉल्यूम बराबर कर दिया, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से रेडियस आ गई। अब चार्ज को भी कंजर्व कर सकते हैं, जो पहले सिस्टम का चार्ज था वो बाद वाला सिस्टम का चार्ज होगा। तो पहले कितना चार्ज था हमारे पास, इसका पोटेंशियल दे रखा है, तो मान लेते हैं Q, पहले वाला चार्ज निकाल लेंगे हम लोग डायरेक्ट, पोटेंशियल का इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू V, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इनटू V। तो ये पहले वाला चार्ज, अब बाद वाला चार्ज के बराबर कर लेंगे, तो बाद वाला का पोटेंशियल V1 है, तो V1 के टर्म में इसका पोटेंशियल लिखोगे आप, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इनटू V1। तो V1 का जो वैल्यू आ रहा है 4 पाई से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो V1 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है AV डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। अब स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा A, स्मॉल आर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3a स्क्वायर टी की पावर 1/3, ठीक है, और ऊपर एक v छूट गया था, तो ये भी। तो हमारे पास जो फाइनल जो पोटेंशियल हो जा रहा है इस ड्रॉपलेट का, वो ऐसा निकल के आ रहा है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले तो आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर को अंदर भेज देते हैं इसके अंदर, तो ऊपर बच जाएगा a/3t की पावर 1/3 इंटू v। तो हमारे पास जो ड्रॉपलेट का जो पोटेंशियल आ गया वो इतना आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पोटेंशियल ऑफ ड्रॉपलेट, ये वाला एक्सप्रेशन इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या आपको चेक करना चाह रहा है कि पहले लिक्विड इस सेल में कंसंट्रेटेड थे, अब जब ड्रॉपलेट फॉर्म होगा तो इसके वॉल्यूम में आ जाएंगे, तो पहले वाली वॉल्यूम बराबर बाद वाली लिक्विड की वॉल्यूम बराबर कर दिया, तो रेडियस आ गया। अब पहले वाली चार्ज, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो पहले वाली जो सिस्टम का चार्ज था वो बाद वाली चार्ज के बराबर होगा, तो इसका चार्ज क्या लिख लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी रेडियस a इंटू इसकी पोटेंशियल। सिमिलर वे में बाद वाले चार्ज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसकी रेडियस इंटू फाइनल पोटेंशियल। यहाँ से v1 आ गया r के टर्म में, अब r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग जो पहले वाला जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन इन मूविंग चार्ज पे। तो अब हम लोग दूसरे वाले टॉपिक का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इस पे कौन कौन सा सवाल हमारे जेईई मेंस में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि इन अ फ्री स्पेस अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम is fixed at point P
अनदर चार्ज बी ऑफ सेम चार्ज बट इसका मास दे रखा है 4 माइक्रोग्राम, तो ये 4 माइक्रोग्राम नहीं है, इसको हम लोग लिख लेंगे 4 म्यू के जी। ठीक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। इस केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm फ्रॉम पॉइंट पी, अगर इसको रिलीज कर दिया जाए देन इट्स वेलोसिटी एट द डिस्टेंस ऑफ 9 mm फ्रॉम पॉइंट पी, यानी कि एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है, इस पे एक पॉइंट चार्ज ए जिसकी चार्ज दे रखी है 1 माइक्रोकूलम, इसको फिक्स कर दिया गया है, ये क्या है, फिक्स है। अब एक दूसरा चार्ज है जो इससे इनिशियली 1 mm डिस्टेंस पे है, 1 mm दूरी पे है, इसकी भी चार्ज 1 माइक्रोकूलम है और मास कितना है 4 म्यू के जी। ये इनिशियली यहाँ पे था, इसको हमने बी नाम रखा है। तो आप इसको जैसे ही आप छोड़ोगे तो क्या होगा, इस पर एक फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा जिसके कारण इसका एक्सीलरेशन होगा इधर और ये मूव करना शुरू करेगा। तो क्या बोला है कि जब इसकी दूरी इस ए पॉइंट से, ए वाले चार्ज से इसकी दूरी कितनी हो जाए 9 mm, तो हमें इसका वेलोसिटी निकालना है। तो आप छोड़ोगे तो मूव करते करते मान लो कि 9 mm पे आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा बी चार्ज जो है वो, तो ये दूरी कितनी हो जा रही है 9 mm, तो हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे था ये, अब यहाँ पे पहुँच चुका है, यहाँ पे था तो इसकी स्पीड कितनी थी, v बराबर कितनी थी 0, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी को क्या कर देंगे, कंजर्व कर देंगे। तो पहले वाले पॉइंट पे लिख लेते हैं, तो पहले वाले पॉइंट पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखो सिस्टम का, के क्यू स्क्वायर बाई, ये दूरी 1 mm है तो 1 mm, इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दोनों को हम कुछ देर के लिए क्यू बोल दे रहे हैं, बाद में इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो के क्यू स्क्वायर बाई 1 mm, और यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कितना है 0, तो बराबर बाद वाली एनर्जी यहाँ पे जब पहुंचेगा तो के क्यू स्क्वायर बाई 9 mm प्लस एक काइनेटिक एनर्जी भी इसके पास होगा हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, यहाँ पे पहुंचे तो इसकी स्पीड कितनी हो, v जो हो जा रहा है, इसका स्पीड जो v है यहाँ पे जब पहुंच रहा है v पॉइंट पे, सॉरी 9 mm डिस्टेंस पे, तो हमें इसकी यहाँ पे स्पीड निकालनी यानी v निकालना है। तो हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू देख लेते हैं कितना आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप घटाओगे तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 1 माइनस 1/9 करेंगे तो 8/9 mm, और सारा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं। हाफ मास की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 म्यू के जी, तो 4 10 की पावर -6 इंटू वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, के की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 10 के पावर -6 कूलम है तो 10 के पावर -12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 9 mm को 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये 10 की पावर 9 और 10 की पावर -12 दोनों मिलेंगे तो 10 की पावर -3 बनाएंगे, तो ये दोनों और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 9 से इस 9 को कैंसिल कर दे रहा हूँ और 2 से इस 4 को 2 टाइम्स में कैंसिल कर दे रहे हैं, तो हमारे पास जो वी स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है 2 उधर जाकर के 8 को डिवाइड करेगा तो 4 बन जाएगा, 10 के पावर -6 को उधर भेजेंगे तो 10 की पावर +6 हो जाएगा। ठीक है, अब v का वैल्यू अगर इसका रूट ले ले तो आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब हमारा चार्ज पार्टिकल इस ए पॉइंट से 9 mm डिस्टेंस पे आ रहा है तो ये इतने स्पीड से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में दूर की तरफ भाग रहा होगा, तो इसका स्पीड होगा 2 इंटू 10 की पावर 3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पॉइंट्स दे रखे थे, तो दोनों पे ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ का वो बराबर होगा यहाँ का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला जो हमारे पास सवाल है इसमें दे रखा है कि एक पॉजिटिव चार्ज Q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट डिस्टेंस R0, यानी कि ये जो हमारे पास चार्ज सीट है, लाइन चार्ज है सॉरी, इससे R0 दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ से इसको रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, और ये हमारे पास एक लाइन चार्ज दे रखा है, इसका चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कुछ देर के लिए हम लोग लैम्डा नॉट मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, लैम्डा नॉट।
तो हमें क्या बताना है कि जब ये किसी और दूरी पे ये चार्ज को जब हम यहाँ से छोड़ेंगे तो इस पर एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ये बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेगा ऐसे। तो मूव करते करते जब ये आर दूरी पे आ जाए, यहाँ से कितनी दूरी पे आ जाए, आर दूरी पे, तो इस पे इसका स्पीड कैसे वेरी कर रहा होगा, इसका स्पीड कुछ आ गया होगा v, तो इस v का वैल्यू हमें निकालना है कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी आर दूरी पे जो इस पे जो लगने वाला जो फोर्स होगा, फोर्स क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन चार्ज हो जाएगा लैम्डा नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर इनटू इसका चार्ज क्यू, चार्ज इसका मान ले रहा हूं मैं पॉइंट चार्ज का, चार्ज कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो चार्ज हम लोग कुछ देर के लिए मान लेते हैं क्यू नॉट इसके पास इनटू क्यू नॉट, इतना फोर्स लग रहा है दूर की तरफ। तो जैसे ही हम लोग इसको छोड़ेंगे यहाँ से आर नॉट दूरी से छोड़ेंगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा और ये इधर भागना शुरू करेगा। तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, फाइनल काइनेटिक मान लेता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल 0 है, तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कैसे लिखेंगे, वेरिएबल फोर्स है इतना इंटू डी आर का इंटीग्रल, तो लैम्डा नॉट क्यू नॉट बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉन्स्टेंट्स है, डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, शुरू में हमारा जो पार्टिकल था चार्ज पार्टिकल वो इस लाइन चार्ज से आर नॉट दूरी पे है, अब बाद में आर हो जा रहा है, तो आर नॉट से आर तक, आर नॉट से आर तक। ठीक है, और वी स्क्वायर का जो फंक्शन आएगा वो कुछ कांस्टेंट सी इंटू एल एन ऑफ आर बाई आर नॉट आ जाएगा। तो वी का जो हमारा जो स्पीड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, अंडर रूट ऑफ एल एन आर बाई आर नॉट, तो हमारा जो स्पीड आ रहा है वो इसके प्रोपोर्शनल आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें स्पीड हमारा अंडर रूट ऑफ एल एन आर बाई आर नॉट के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कैसे लिखते हैं आप लोग, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो उसके वजह से वर्क डन लिखा और उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दिया, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना था इसमें। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला जो सवाल है हमारे पास इसमें दे रखा है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट रिस्पेक्टिवली। अब हमें निकालना है कि द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट टू दिस कोऑर्डिनेट। तो पहले हम लोग सिस्टम बना लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में दे क्या रखा है, चार्ज किस पे रखा गया है 0 0 a बाई 2, यानी कि ये जेड एक्सिस पे रखा हुआ है, जेड एक्सिस बना लेते हैं, ये हमारा हो गया मान लो कि जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं ओरिजिन मान लेते हैं, तो ये ए कहाँ पे रखा हुआ है, ये हो गया हमारे पास 0 0 a बाई 2, ये है 0 0 माइनस ऑफ a बाई 2। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड मान लेता हूं मैं, नहीं दे रखा है तो क्यू मान लेते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस पे एक चार्ज को पॉइंट चार्ज को मूव कराया जा रहा है माइनस ऑफ ए से वाई एक्सिस पे ए पे। ठीक है, तो इन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ होगा पता नहीं मुझे, तो कहां से कहां तक चार्ज को मूव कराया जा रहा है, x बराबर माइनस ए से y बराबर ए पे। तो सबसे पहले हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन बाय क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास, माइनस ऑफ dv इंटू क्यू। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है, तो माइनस क्यू, जिस चार्ज को हम लोग मूव कराने जा रहे हैं मान लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्यू नॉट है, ये हो जाएगा डेल्टा वी यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें फाइनल पोटेंशियल नहीं पता, इनिशियल पोटेंशियल नहीं पता, तो फाइनल पोटेंशियल हम लोग कहाँ पे लिखना है, इस कोऑर्डिनेट पे। तो फाइनल पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी एफ हमारे पास, वी एफ हो जाएगा हमारे पास, कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास ये वाला, तो यहाँ पे आप पोटेंशियल लिखोगे इन दोनों चार्जेस की वजह से, तो क्या होगा के क्यू बाई आर, तो इसके वजह से पोटेंशियल होगा कुछ, तो इसके वजह से क्या होगा पोटेंशियल के क्यू, और आर क्या होगा इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला से 0 स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट पे जो फाइनल कोऑर्डिनेट है उस पे इसके वजह से पोटेंशियल हम लोग लिख लेंगे, इसके वजह से पोटेंशियल। तो इसके वजह से पोटेंशियल क्या हो जा रहा होगा, के क्यू बाई दूरी, दूरी क्या होगी हमारे पास, इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट के बीच का दूरी निकालना है ना, इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट के बीच का दूरी निकालना है। तो ये फिर से हो जाएगा 0 स्क्वायर x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर a स्क्वायर और z1 माइनस z2 का स्क्वायर a बाई 2 का स्क्वायर। तो vf हो जाएगा। अब इनिशियल पोटेंशियल हम लोग निकाल लेते हैं। इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल आप लिखोगे इसके वजह से, तो हो जाएगा हमारे पास के क्यू बाई फिर से दूरी अंडर रूट ऑफ, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में। तो हमारे पास जो दूरी आएगा वो सेम आएगा, 0 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का स्क्वायर। फिर राइट इस चार्ज की वजह से इनिशियल कोऑर्डिनेट पे लिख लेंगे हम लोग पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा हमसे फिर से 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का स्क्वायर। यानी कि जब इनिशियल कोऑर्डिनेट पे है हमारा पार्टिकल तो यहाँ पे पोटेंशियल ये है, फाइनल कोऑर्डिनेट पे पोटेंशियल ये है। तो देखो इसमें वी का जो वैल्यू आएगा, इनिशियल जो पोटेंशियल है वो वी के बराबर आ रहा है, दोनों पोटेंशियल सेम है। तो इसमें वी और वी दोनों सेम है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी वर्क नहीं कर रहा होगा तो 0 होगा इसका आंसर। ठीक है, कैसे निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हमारे पास ये पता है कि Q इंटू माइनस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो Q नॉट वी एफ माइनस वी आई। अब इन दोनों पॉइंट्स पे हमें पोटेंशियल निकाल देना है। इस पॉइंट पे ये हमारा इनिशियल कोऑर्डिनेट है, ये हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल निकाला तो पोटेंशियल हमारा सेम निकल के आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं दोनों पॉइंट के बीच में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 2 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट x बराबर माइनस a और x बराबर प्लस a ऑन द x एक्सिस। तो मान लेते हैं हमारा x एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे x बराबर क्या है माइनस a, यहाँ पे x बराबर क्या है प्लस a। 2 इक्वल चार्जेस है, 2 इक्वल चार्जेस। तो इसको मान लेता हूँ q मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, इसको भी q मान लेता हूँ। ठीक है, अनदर पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो ओरिजिन कहाँ होगा, इसके बीच में। तो यहाँ पे क्या प्लेस है q, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे q को प्लेस कर दिया। द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ q व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x अलोंग x एक्सिस। यानी कि इस चार्ज को हमने क्या कर दिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया इधर की तरफ, मान लो x दे दिया। ये x क्या है, काफी स्मॉल है, x क्या है a की तुलना में काफी स्मॉल है, ये यहाँ पे गिवन है स्मॉल डिस्टेंस x। ठीक है, तो इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो अब ये यहाँ पे आ गया होगा। ये इनिशियली कहाँ पे था, x बराबर 0 पे, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फाइनल है, इनिशियली यहाँ पे था, इनिशियल ये फाइनल सिचुएशन है ये वाला। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे आप सिस्टम का, जब ये यहाँ पे था तो यहाँ का पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई ए, इसके वजह से भी के क्यू बाई ए, तो 2 के क्यू बाई ए पोटेंशियल हो गया यहाँ का इनटू चार्ज क्यू। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था सिस्टम का, इतना। अब इसको जब हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया तो अब ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल लिख लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग पोटेंशियल लिखोगे तो इसके वजह से आएगा के क्यू बाई ए प्लस एक्स, और इस वाले चार्ज की वजह से आएगा के क्यू बाई ए माइनस एक्स। ये नेट पोटेंशियल हो गया इस नए वाले पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे, इनटू चार्ज। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे सिस्टम का इतना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इतना है, तो ये चेंज कितने से हो जाएगा। तो फाइनल वाला जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको अगर अच्छे से सिंप्लीफाई कर ले हम लोग यूएफ का वैल्यू, तो आ जाएगा हमारे पास के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, इसको आप ऐड करोगे तो हो जाएगा ये 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है, दोनों का हमें क्या लेना है,
दोनों का लेना है डिफरेंस, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप कर लो यू आई माइनस यू एफ, यू आई माइनस यू एफ। तो यू आई कितना है 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए माइनस 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई, ऊपर ए एक छूट गया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं किसको कॉमन ले लें, 2 ये 1 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर बाई, ऐसा हो गया, सही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कर लेते हैं 2 के क्यू बाई स्मॉल ए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। अब देख लेते हैं, हमारे पास अप्रोक्सीमेशन का यूज कर लेते हैं कि एक्स क्या है, ए की तुलना में काफी कम है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और कम होगा, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, जीरो, इसको हम लोग जीरो लगभग मान सकते हैं। तो डेल्टा यू का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, देखो सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्स की पावर 2 से के प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक्स एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 चार्जेस, कैपिटल क्यू, छोटा वाला क्यू प्लस में, और एक और चार्ज है यही सेम मैग्नीट्यूड के हैं, और तीनों को कहाँ रखा गया है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे। ये आइसोसेलेस है, यानी कि ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज जीरो, यानी कि इस ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है इसका जो नेट इंटरेक्शन एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो क्या है, जीरो। तो उसके लिए क्यू की वैल्यू कमेंट करनी है, क्यू की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल क्यू का, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका नेट इंटरेक्शन एनर्जी आप कैसे लिखोगे, ये ए है, ये भी ए है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, √2a। तो अब नेट इंटरेक्शन एनर्जी निकाल लेते हैं। 3 चार्जेस है तो 2-2 का पेयर बनाएंगे हमारे पास, तो 2-2 का पेयर आप बनाओगे तो क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, 2-2 का पेयर बनाओगे तो इसमें 3 पेयर बनेंगे। तो पहले इसका इसके साथ लिख लेता हूँ, इसका इसके साथ। तो हमारे पास जो यू हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए। अब इन दोनों का लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई √2 टाइम्स ऑफ ए। ये क्या होना चाहिए, जीरो, तो इसको आप जीरो कर दो। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो के क्यू स्क्वायर बाई ए, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए 1 + 1/√2 बराबर जीरो। इसको आप जीरो के इक्वेट कर लेंगे, इधर कर लेते हैं, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस में ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए हो जाएगा √2 + 1/√2। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, के कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, और ए क्यू से ए क्यू कैंसिल से हो जाएगा। तो कैपिटल क्यू का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ √2 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई √2 + 1। ठीक है, तो कैपिटल क्यू का वैल्यू इतना होगा, तो हमारा इस सिस्टम का जो नेट इंटरेक्शन एनर्जी है वो जीरो हो जाएगा। तो कैपिटल क्यू का वैल्यू स्मॉल क्यू के वैल्यू में, स्मॉल क्यू के टर्म्स में आ जाएगा। अच्छा, ऊपर 2 आ रहा है, तो एक बार आप √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी कर लो, तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला सवाल है हमारे पास, इसमें दे रखा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इतना दे रखा है, इसको प्लेस कर दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी मैग्नीट्यूड दे रखी है। अब बोला गया है कि इन सच ए वे दैट डाइपोल मोमेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस। पहले हमारा मान लो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसा। तो पहले हमारा डाइपोल कैसा था, इसी डायरेक्शन में था, ये हमारा रो वेक्टर है। ठीक है, पहले डाइपोल मोमेंट इधर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर थी। अब क्या किया, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल बाय 180 डिग्री, इस डाइपोल का क्या कर दिया 180 ऐसे
रोटेट कर देंगे। तो हमारा ये ई इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले, इसको आप रोटेट करोगे तो डाइपोल मोमेंट ऑफ फाइनल डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन हो जाएगा इधर लेफ्ट में, पहले किधर था राइट में। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो हो जाएगा हमारे पास, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, डाइपोल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ रो डॉट ई, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हमारे पास प्लस पीई और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस का पीई। तो ये क्या हो जाएगा 2 पीई या फिर 2 रो ई, सॉरी 2 रो ई। रो क्या है हमारा डाइपोल मोमेंट, तो दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो आप। तो हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया 2 रो ई। तो 2 डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या दे रखी है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 1.5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 2 और इसको करेंगे तो 3, 18 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सारा वैल्यू हम लोग किस में रखे हैं एसआई यूनिट में, तो आंसर किस में आएगा जूल में आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 18 मिली जूल। तो आंसर हमारे पास मिली जूल में दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 मिली जूल। हमें वर्क डन करना होगा इसको 180 डिग्री से ऐसे रोटेट करने में, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है हमारे पास क्या है, अगला सवाल है हमारे पास 23। इसमें दे रखा है, चल इससे पिछले वाला सवाल छूट गया। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, इसको लोकेट कर दिया है एक क्यूब के वर्टिसेस पे, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि वर्क डन टू सेपरेट चार्ज टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इसको आप लोग होमवर्क के तौर पे आप लोग ट्राई कीजिए, इसको आप लोग होमवर्क के तौर पे घर पे ट्राई कर सकते हो। इसमें कुछ जो हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड और सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का और फाइनल कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का, दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना ही हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग होमवर्क में ट्राई कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा है हमारे पास कि एक सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस r है विथ इनफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लैम्डा पर यूनिट लेंथ, लोकेटेड इन yz प्लेन में है। इसका सेंटर ओरिजिन पे है। बना लेते हैं पहले, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास yz प्लेन में एक रिंग रखा हुआ है। yz प्लेन हमारा क्या होगा, ऐसा होगा। तो ऐसे हमने रिंग रख दिया, yz प्लेन में रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है कैपिटल R, तो रेडियस है इसकी कैपिटल R। चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा, तो इस पे चार्ज होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा, ठीक है। ऐसा दे रखा है। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड पॉजिटिव चार्ज q इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट P, जो कि r√3 x एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि ये कितनी दूरी है r√3। तो यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल था जिसकी मास m है, चार्ज q है, विथ इनिशियल स्पीड। इसको हमने इधर की तरफ कुछ स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, तो हमें क्या निकालना, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ v सच दैट पार्टिकल डज नॉट रिटर्न टू पॉइंट P। ये हमारा पॉइंट P है, इनिशियल पॉइंट। अब बोला जा रहा है कि इस पॉइंट P से हम लोग इसको कितना मिनिमम स्पीड दे इधर की तरफ, इस सेंटर की तरफ। यहाँ पे एक रिंग रखा है ऐसे, यहाँ पे इधर की तरफ कितना स्पीड दे ताकि ये P पॉइंट पे लौट के वापस ना जाए, रिटर्न होके वापस ना जाए। तो हम लोग जानते हैं कि रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है। अगर रिंग ऐसा है, ऐसा रिंग रखा हुआ है, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर की तरफ, और इससे लेफ्ट इधर की तरफ आएंगे रिंग के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ किधर है ऐसा। अब जब रिंग के जस्ट पीछे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इधर, ठीक है। तो हम कितना स्पीड दे मिनिमम ताकि ये इधर ना आ जाए। अगर हम लोग स्पीड ऐसा दे
कि ये मूव करते करते इधर ही कहीं इसका स्पीड 0 हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फिर से ये वापस ला देगा। ठीक है, तो कम से कम हमें कहाँ पे पहुंचाना होगा, सेंटर पे। अगर सेंटर से हल्का सा भी ज़्यादा दे दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे और खुद ब खुद इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर की तरफ मूव कराने लग जाएगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो हमें मिनिमम स्पीड कितना देना होगा ताकि ये ऑरिजिन से जस्ट आगे चला जाए। ऑरिजिन से जस्ट आगे चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खुद ब खुद लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करा देगा। ठीक है, तो हमें कहाँ पे पहुंचाना है, मेरा टारगेट है ऑरिजिन पे पहुंचाना, ऑरिजिन पे पहुंच जाए जस्ट। तो ऑरिजिन पे पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ऑरिजिन पे और इस पॉइंट पी पे टोटल एनर्जी को कंजर्व कर देंगे। तो जब हमारा पॉइंट पी पे है, इनिशियल पॉइंट पे, तो इसके पास कितना है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², और इसके पास होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वो होगा कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे रिंग के वजह से पोटेंशियल लिख लेंगे इनटू इसका चार्ज। तो रिंग के वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के चार्ज है रिंग के पास, लैम्डा इनटू 2 पाई r k q बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ का टोटल एनर्जी लिख लिया पी पॉइंट का, अब यहाँ का टोटल एनर्जी लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट ये 0 स्पीड से पहुंचे, जस्ट ये 0 स्पीड से पहुंचे, ऐसा हम लोग चाह रहे हैं। 0 से ज्यादा भी होगा तो चलेगा, लेकिन जस्ट ये 0 स्पीड से पहुंचे। तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 प्लस वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे आप, के इंटू क्यू, रिंग के पास है कितना चार्ज, लैम्डा इंटू 2 पाई r, दूरी कितना है r ही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। तो यहाँ से हाफ mv² क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको आप उधर कर दो तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा इंटू 2 पाई r बाई r, माइनस में कितना आ जाएगा, के लैम्डा 2 पाई r बाई ये आ जाएगा 2r। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ mv² बराबर, के टर्म्स में रहने दे रहा हूं मैं, आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना बाद में। तो के लैम्डा 2 पाई r बाई 2r, तो 2 से 2 जाएगा, r से r जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा v का, वो हो जाएगा 2k लैम्डा पाई बाई मास, v स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया, तो v का वैल्यू आप लिख लोगे इसका अंडर रूट में 2k लैम्डा पाई बाई मास। आप लोग यहाँ पे k की वैल्यू खुद से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, k की वैल्यू क्या कर लेंगे, खुद से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, पहले के जे एडवांस के पेपर में आया हुआ था, तो इसको हमने देखा। इसमें भी क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था कि टोटल एनर्जी को कंजर्व करना था, टोटल एनर्जी लिखना आना चाहिए। टोटल एनर्जी में हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं और उसका खुद का काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। तो सम ऑफ टोटल एनर्जी एट पी पॉइंट, ये वाला था पी पॉइंट पे, और ये ओ पॉइंट ओरिजिन पे, तो दोनों को बराबर कर दिया तो मिनिमम स्पीड हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास टॉपिक नंबर 3 से होगा। टॉपिक नंबर 3 के सवाल अब हम लोग करेंगे। यहाँ तक हम लोग टॉपिक नंबर 1 कर चुके हैं, टॉपिक नंबर 2 कर चुके हैं। ठीक है, अब टॉपिक नंबर 3 के सवाल करेंगे। इसमें हमारे पास कैपेसिटेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पे होगा, और फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स पे क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं टॉपिक नंबर 3 से कौन कौन से सवाल हमारे जेईई मेंस में आया हुआ है। तो चलते हैं। जो पहला सवाल है हमारे पास कैपेसिटेंस से, इसमें दे रखा है कि ए कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए एंड सेकेंड हैविंग स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर है। If the area of each stair is a/3, height of each stair is d, तो कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक फ्लैट प्लेट है, ये नीचे वाला क्या है, फ्लैट प्लेट ऐसा है, और ये एक स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसके एरिया a/3, इसके एरिया a/3, इसके एरिया a/3, और स्टेप का हाइट ये d है, ये भी d है, ये भी d है। तो इस कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग अच्छे से बना लेते हैं डायग्राम को। ये स्टेयर ऐसा है, ऐसा। ठीक है, इसका एरिया a/3 है, इसका भी एरिया a/3 है, और इसका भी एरिया a/3 है। ठीक है, ये दूरी कितनी है, d, ये दूरी हो जाएगी, ये भी d होगी, तो ये दूरी हो जाएगी इन दोनों के प्लेट्स के बीच में 2d,
इसमें हो जाएगी 3D। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें, ये हमारा एक प्लेट ये है और एक प्लेट ऐसा है स्टेयर वाला, तो इस सारे पॉइंट्स का क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, प्लेट है तो कंडक्टिंग होगा तो इसका पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम। ऐसे ही इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल हर एक जगह पे सेम होगा। तो एक कैपेसिटर ए बन रहा है, इसको मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2, इसको मान लेता हूँ 3। तो एक ये कैपेसिटर बन रहा है, एक ये कैपेसिटर बन रहा है, सॉरी, और एक ये कैपेसिटर बन रहा है। तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा, ये कैपेसिटर, ये तीनों क्या है, पैरेलल में होंगे, क्योंकि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो C1 लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। C1 क्या होगा, A/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू दूरी है D। C2 ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका एरिया ऑफ प्लेट्स एप्सिलॉन नॉट, प्लेट सेपरेशन इज 2D इंटू 2 टाइम्स ऑफ T। ऐसे ही अपन C3 लिखेंगे। C3 क्या होगा, एरिया ऑफ प्लेट इज A/3 एप्सिलॉन नॉट एंड प्लेट सेपरेशन इज 3 टाइम्स ऑफ D। ठीक है, अब ये C1, C2, C3 क्या है, पैरेलल में, तो तीनों को जोड़ देंगे, C इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास C1 C2 प्लस C3। तो C इक्विवेलेंट आ गया अपने पास, A एप्सिलॉन नॉट बाई D को कॉमन ले लेंगे, A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D को कॉमन ले लेते हैं। चलो 3D को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1, 1/2 और 1/3। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D। अब इसको आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 6, 6 3 9 2 11/6। तो क्या आ जाएगा 11A एप्सिलॉन नॉट बाई 18D। ये आ गया हमारे पास C इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम कितना आ जाएगा, 11A एप्सिलॉन नॉट बाई 18D। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा था कि एक कैपेसिटर है जिसके पास एयर डाइलेक्ट्रिक सिस्टम के रूप में यूज किया गया। अब दूसरे केस में क्या किया गया है कि इसी में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास सिस्टम कुछ ऐसा है कि सबसे पहले 2 पैरेलल प्लेट्स थी, मान लिया कि 2 पैरेलल प्लेट्स ऐसा है, दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है हमारे पास। सेपरेशन, इनिशियल सेपरेशन है 0.6 सेंटीमीटर, ये है 0.6 सेंटीमीटर। प्लेट का एरिया है 12 cm²। पहले इसमें क्या है, पहले केस में इसमें है एयर, क्या है, एयर। अब क्या किया, इसमें बोला जा रहा है कि जब इसमें अगर डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दी जाए जिसकी थिकनेस है 0.6 सेंटीमीटर, तो इस प्लेट को कितना से मूव कराना पड़ेगा, दूर, 0.2 सेंटीमीटर से दूर मूव कराना पड़ रहा है इसको कैपेसिटेंस को सेम करने के लिए। क्या है कि पहले एयर यूज किया गया था, अब इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। मान लो ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, इसकी थिकनेस क्या है 0.6 सेंटीमीटर, थिकनेस है 0.6 सेंटीमीटर, और ये पूरा पेट के बीच का सेपरेशन है 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहले वाला केस है, ये दूसरे वाला केस है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस क्या है, बराबर है। यानी कि पहले एयर था ऐसे, इसमें 0.6 सेंटीमीटर तक, तो उसका कुछ कैपेसिटेंस रहा होगा। अब जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करोगे तो डाइलेक्ट्रिक बढ़ जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक बढ़ेगा तो डाइलेक्ट्रिक बढ़ेगा तो डाइलेक्ट्रिक बढ़ेगा तो इसका कैपेसिटेंस, जो नेट कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा। तो नेट कैपेसिटेंस को सेम करने के लिए हमें प्लेट सेपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। प्लेट सेपरेशन को बढ़ा दोगे तो पहले वाले कैपेसिटेंस और नेट बाद वाले कैपेसिटेंस दोनों बराबर हो जाएगा। तो पहले वाला कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका कैपेसिटेंस होगा C इनिशियल, इसको आप लिखोगे A एप्सिलॉन नॉट बाई सेपरेशन है 0.6। अब फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में मैं मान ले रहा हूँ K, तो इसका कुछ कैपेसिटेंस होगा, और इसमें एयर भी है, यहाँ पे एयर है, यहाँ भी एयर है, तो एयर सिस्टम वाले का अलग कैपेसिटेंस होगा और डाइलेक्ट्रिक वाले का अलग कैपेसिटेंस होगा। तो देखो एयर वाला कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर क्या है, आपस में पैरेलल में है। तो 1/c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा अपने पास, डाइलेक्ट्रिक सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे, 1/Ka एप्सिलॉन नॉट, और डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है 0.6, तो 0.6 ऊपर आ जाएगा।
ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर में डाल रहे हैं डिस्टेंस, जो प्लेट सेपरेशन है वो। ये तो डाइलेक्ट्रिक वाले का कैपेसिटेंस हो गया। अब एयर सिस्टम का कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, और सेपरेशन कितना बचेगा, 0.8 में से 0.6 चला जाएगा तो 0.2 सेंटीमीटर में एयर है, तो 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास यहाँ से सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.6 के ए एप्सिलॉन नॉट प्लस 0.2 ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पहले हमारा कैपेसिटेंस कितना था, ये वाला। अब बाद वाला कैपेसिटेंस कितना है, ये वाला। अब ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे हम। तो पहले कितना था कैपेसिटेंस, ए एप्सिलॉन नॉट बाई 0.6, अब कैपेसिटेंस कितना है, 1 बाई के ए एप्सिलॉन नॉट बाई क्या था, एक बार देख लेता हूँ, सॉरी ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है 1 बाई 0.6 के ए एप्सिलॉन नॉट प्लस 0.2 ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये ए एप्सिलॉन यहाँ से हट के ऊपर जाएगा, तो ये इधर से ए एप्सिलॉन कटेगा, ये भी कट जाएगा पूरा, तो इधर बचा 1 बाई 0.6, इधर बचा 0.6 बाई के प्लस 0.2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे आप, तो होगा 0.6 बाई के प्लस 0.2 बराबर 0.6। सारे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 0.6 बाई के बराबर 0.4। तो हमारे पास के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/4। के आ जाएगा 6/4, यानी कि 1.6/4 है ये, 6/4, तो आ जाएगा 1.5। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 1.5। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 1.5 निकल के आ रही है, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास जे एडवांस 2024 में पूछा गया था। ठीक है, इसमें दे रखा है कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी बेस एरिया कितना है, 15 × 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ, बेस का लेंथ है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, जैसा कि शो किया गया है इस डायग्राम में। ठीक है, इट हैज 2 पैरेलल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वॉल्स, इसके 2 कंडक्टिंग वॉल्स है, जो कि ऐसा है। प्लेट्स का एरिया डायमेंशन ऐसा दे रखा है, प्लेट का एरिया है 50 × 50। द रिमेनिंग कंडक्टिंग वॉल्स आर थिन एंड नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, द एरिया इज बीइंग फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 at uniform rate of 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार कि क्या कहा जा रहा है कि एक हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर का बेस दे रखा है। कंटेनर का बेस क्या है, बेस एरिया क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास 50 × 5 cm², यानी कि इसकी बेस है ऐसा। अब इसका प्लेट का एरिया भी दे रखा है 50 × 50। अब हमने क्या किया, इसमें डाइलेक्ट्रिक को फिल करना शुरू किया। तो डाइलेक्ट्रिक को आप जैसे फिल करोगे तो इसमें डाइलेक्ट्रिक का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को किस रेट से फिल किया जा रहा है, इस रेट से। तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक का फिल होने का रेट दे रखा है। अब क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कंटेनर आफ्टर 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड की बात कर रहा है, कितने टाइम पे बात कर रहा है, t बराबर 10 सेकेंड पे। तो t बराबर 10 सेकेंड पे क्या होगा हमारे पास, कुछ कैपेसिटर फिल हो चुका होगा। तो कितना कैपेसिटर फिल हो चुका होगा, तो होगा जिस रेट से फिल हो रहा है वो dV/dt इनटू टाइम, ये होगा कैपेसिटर का वॉल्यूम जो कि फिल हो चुका है। इसका कुछ हाइट h हो गया होगा, मान लेते हैं कि h हाइट तक फिल हो गया है। ये ऐसा है हमारे पास कंटेनर, t बराबर 10 सेकेंड पे मान लेते हैं कि h हाइट तक फिल हो गया, h हाइट तक फिल हो गया। तो यहाँ पे ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक, और यहाँ पे क्या है, एयर है। तो हमारे पास ऐसा सिस्टम है, एयर डाइलेक्ट्रिक सिस्टम है।
तो ये डाइलेक्ट्रिक एच हाइट तक फिल हो गया। इसका बेस एरिया कितना है, ये बेस है होगा ऐसा, बेस ऐसा जा रहा है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 50 सेंटीमीटर दे रखा है अंदर की तरफ। तो इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे, डाइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम टी बराबर 10 सेकंड पे हाइट इनटू बेस का एरिया। तो बेस का एरिया कितना है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू क्या हाइट। तो यहाँ से अपन हाइट निकाल लेंगे। देखो ये क्या है, डीवी बाई डी का वैल्यू कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सीएम क्यूब पर सेकेंड। टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड बराबर 250 सीएम स्क्वायर इंटू हाइट। तो यहाँ से हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि t बराबर 10 सेकेंड पे इसमें जो डाइलेक्ट्रिक है वो कितने तक फिल हो चुका है 10 सेंटीमीटर तक फिल हो चुका है। और इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दे रखी है k बराबर 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर बन रहा होगा, एक एयर वाला कैपेसिटर होगा, एक डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर होगा, और दोनों क्या है पैरेलल में है। तो सी इक्विवेलेंट क्या लिखोगे आप, यही निकालना है हमें। तो एयर वाले सिस्टम का कैपेसिटेंस ये पूरा 50 है, पूरा 50 है और ये 10 है, तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या लिखेंगे हम लोग 40 इंटू 50 सी एम स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। प्लेट सेपरेशन कितना है 5, ये C1 हो गया, C ऑफ एयर प्लस C ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक वाले सिस्टम का कैपेसिटेंस आप कैसे लिखा हुआ के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो के कितना है 3, एरिया कितना है, एरिया कितना हो जाएगा इसका 10 इंटू 50, 10 इंटू 50 सी एम स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई प्लेट सेपरेशन इज अगेन 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, ये बनेगा 2000/5, 2000/5 करोगे आप तो कितना हो जाएगा 400, 2000/5 सेंटीमीटर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको कर लो आप तो कितना बनेगा ये 500 इंटू 1500/5, तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 10 300 हो जाएगा। तो 300 सेंटीमीटर एप्सिलॉन नॉट। सेंटीमीटर का वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग, सेंटीमीटर का वैल्यू क्या कर लेंगे बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर दे तो ये हो जाएगा 700, सेंटीमीटर का वैल्यू हो जाएगा 10 की पावर -2। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें कितने लेने को बोला गया है 9 इंटू 10 की पावर -12, 9 इंटू 10 की पावर -12। तो ये 2 जीरो और 2 जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 63 इंटू 10 की पावर -12, 10 की पावर माइनस को आप लिख सकते हो पी को, पी तो 63 पी एफ। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया 63 पिको फैराड। तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा 63। तो ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। तो ये सवाल वैसे तो जे एडवांस में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा क्या है काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें मेंस लेवल के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको ले लिया था कि इसको करा लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था कि डाइलेक्ट्रिक फील हो रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक फील हो रहा है तो डाइलेक्ट्रिक का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो टी बराबर 10 सेकंड पे इसका कुछ लेवल हो चुका होगा, तो और कैसे निकाल लेंगे टी बराबर 10 सेकंड में कितना वॉल्यूम आएगा, 1 सेकंड में इतना वॉल्यूम आ रहा है तो 10 सेकंड में इतना वॉल्यूम इंटर किया होगा, इसको लिख लेंगे बेस एरिया इंटू हाइट। तो हाइट आ जाएगा हाइट ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो कि फील हो चुका है, एच आ चुका है, तो एच 10 आया तो ये 40 हो जाएगा। अब ये दो कैपेसिटेंस बन जाएंगे, एक एयर वाला एक डाइलेक्ट्रिक वाला, दोनों पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 63 पिकोफैराड। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला जो सवाल है हमारे पास इसमें दे रखा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 इज कनेक्टेड टू बैटरी। इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है और चार्ज किया गया है। ठीक है, अब क्या किया गया, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिप्लेस कर दिया गया दूसरे स्लैब से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15 है। तो हमें एनर्जी ऑफ कैपेसिटर निकालना है, कितने से बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। तो पहले क्या था हमारे पास, मान लेते हैं कैपेसिटर था, इसको V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड है K बराबर 10। अब क्या कर दिया, इसी को
डाइलेक्ट्रिक को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया दूसरे डाइलेक्ट्रिक से। अब ऐसा ही सिस्टम है इसमें, इसमें भी डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है K बराबर 15। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल आप एनर्जी कैसे लिखोगे कैपेसिटर का, यू आई हाफ के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, मान लेता हूँ डी इसका प्लेट सेपरेशन डी है, एरिया कितना है ए मान लेते हैं कुछ देर के लिए, हाफ के ए एप्सिलॉन नॉट के, सबका वैल्यू ही रख लेते हैं। अरे यार, तो इसको आप मिटा लेते हैं, रुक जाओ। हाफ के की वैल्यू 10 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी इतना था, फाइनल एनर्जी क्या लिखोगे आप, हाफ इंटू 15 के की जगह पे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी का स्क्वायर। देखो चेंज इन एनर्जी कितना हो रहा है, डेल्टा यू निकालो, डेल्टा यू हो जाएगा 15 माइनस 10 यानी कि 5 बाई ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2 डी वी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज, तो चेंज इंटू 100 कितना है, 5/2 का फैक्टर ऊपर आ रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो कैंसिल ही हो जाएगा वी स्क्वायर, तो सीधा फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे 5/2 इंटू 100। और इनिशियली कितना था, इनिशियली कितना था ये 10/2, तो 10/2 ये एनर्जी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो ये चेंज किस में आएगा, पॉजिटिव चेंज में आएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 2 हो जाएगा 50। तो कितने से हमारा एनर्जी कितने से बढ़ जा रहा है, परसेंटेज चेंज क्या है, प्लस ऑफ 50%, यानी कि हमारा जो एनर्जी ऑफ सिस्टम है कैपेसिटर का वो 50% से बढ़ जा रहा है, तो इंक्रीज बाय 50%, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या लगाया कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होता है, अगर वो उसमें डाइलेक्ट्रिक प्लेस है तो पहले लिखा हाफ के सी वी स्क्वायर, फिर ऐसे ही लिखेंगे फाइनल हाफ के टू सी वी स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस ले लिया, चेंज निकाल दिया। अगला जो सवाल है हमारे पास, इसमें दे रखा है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मान लो कि हमारे पास दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, ठीक है, तो इस पे मान लेते हैं क्यू चार्ज है, इसमें भी क्यू, इसमें होगा माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे मान लेते हैं बीच में क्यू चार्ज प्लेस है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स कितना है 10 न्यूटन। इसका फोर्स का वैल्यू आप कैसे लिखोगे, क्यू प्लेट एरिया मान लेते हैं ए, प्लेट एरिया क्या मान लिया ए, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू यहाँ इसका चार्ज, ठीक है, तो इतना फोर्स लग रहा होगा। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर एक प्लेट को हटा दिया जाए, तो एक प्लेट को अगर हटा दोगे तो एक चार्ज बचेगा, मान लो क्यू। अब यहाँ पे अगर कोई हम क्यू चार्ज को प्लेस करते हैं स्मॉल क्यू को, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, F2 हम लोग लिखेंगे, नया वाला जो फोर्स होगा, और इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कितना होगा, क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका चार्ज। तो देखो फोर्स आधा हो चुका है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, नया वाला फोर्स कितना हो जाएगा, F2 F1 का आधा, यानी कि 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में। तो अगले सवाल में हम लोग को दे रखा है कि चार्ज ऑन, ये हमारे पास सिस्टम है, इसमें चार्ज ऑन 15 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर पे हमें निकालना है। तो हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस है 30 वोल्ट, ये है 10 म्यू एफ, ये है 15 म्यू एफ, ये है 20 म्यू एफ। तो तीनों सीरीज में है, तो तीनों पे सेम चार्ज होगा, क्यू जाएगा इस पे, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्यू निकला, क्यू गया यहाँ पे, माइनस क्यू आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, माइनस क्यू आएगा, क्यू आएगा, माइनस क्यू आएगा। अब तीनों के क्रॉस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो 13 के बराबर होना चाहिए, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे क्यू बाई 10, क्यू बाई 15 प्लस क्यू बाई 20, दिस मस्ट बी इक्वल टू 13 वोल्ट। तो यहाँ से क्यू आपका आ जाएगा, क्यू को अगर बाहर निकाल लोगे तो इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, हो जाएगा 60, हो जाएगा 6 4 3 बराबर 13, तो ऊपर आ जाएगा 13, इधर भी 13 है, तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा 60 माइक्रो कूलम। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या आ जाएगा 60, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगले सवाल में हम लोग को दे रखा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इज फॉर्म्ड बाय टू प्लेट्स ईच ऑफ एरिया, एरिया दे रखा है प्लेट का, प्लेट सेपरेशन दे रखा है। तो प्लेट का एरिया कितना है लिख लेते हैं 30 पाई cm स्क्वायर। प्लेट का सेपरेशन कितना दे रखा है 1 mm। ठीक है, ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखा है, इसको हम लोग कुछ देर के लिए ए नॉट से डिनोट कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ए नॉट कितना है 3.6 इंटू 10 की पावर 7 वोल्ट पर मीटर इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि ये हमारे पास प्लेट है, इसके बीच में क्या कर दिया डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया। ठीक है, इफ द मैक्सिमम चार्ज ऑफ that can be stored on the capacitor without causing any dielectric breakdown is इतना, यानी कि Qmax का वैल्यू भी दे रखा है कि Qmax कितना होगा जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दे रखा है 7 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो हमें निकालना है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि K निकालना है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर है, तो इसमें मान लो कि कब ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को स्टार्ट होगा जब चार्ज की वैल्यू हो जाएगी Qm। तो इस पे चार्ज अगर Qm होगा तो इस पे होगा माइनस का Qm। एरिया इसका A है, प्लेट सेपरेशन कितना दे रखा है D। तो यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे आप, E होगा Qm बाय K A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक विल बी दिस मच। अब ये वैल्यू कैपेसिटर ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही E नॉट से ज्यादा हुआ, E नॉट से ज्यादा हुआ जो कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है K का वैल्यू निकालना है। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी Qm डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट, ये हो जाएगा K का वैल्यू, ये हो जाएगा K का वैल्यू। आप वैल्यू प्लेस कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारा। तो वैल्यू प्लेस करना है हमें, वैल्यू को आप प्लेस करिए। तो K हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम चार्जेस 7 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया ऑफ द प्लेट्स इज 30 पाई, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 10 की पावर -4। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप ले लेंगे 4 पाई इंटू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डाल दिया। अब डालेंगे किसकी वैल्यू E नॉट की वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो रहा है। तो E नॉट की वैल्यू डाल देंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 7। तो हमारा ये आ गया वैल्यू। अब इसको अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ऊपर हो जाएगा 3, 10 की पावर -4 और 7, तो 10 की पावर 3 बचेंगे, ऊपर भी ये और ये मिलके 3 बचेंगे, तो ये आपस में ये चारों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब 4 से इसको 0.9 कट जाएगा ये 3.6। अब 9 से ये हो जाएगा 0.1। तो देखो ऊपर सिर्फ क्या बचा है 7 और नीचे क्या बचा है 30 इंटू 0.1, तो 7/3 आ जाएगा। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3, जो कि लगभग किसके बराबर हो जाएगा 2.33। तो 2.33 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इस सेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जो 4 हमारे टॉपिक्स लिए गए थे, उस टॉपिक्स पे लगभग जितने सारे क्वेश्चंस थे जेईई मेंस के जो रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं अच्छे सवाल, उनको हमने कवर कर लिया है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और जेईई मेंस में मजा करके आओ, और हमारे इक्वेशन इंडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।